उत्तर प्रदेश से, काशी से, मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हैं हमारे साथ आनंद प्रकाश जी तिवारी। आनंद प्रकाश जी तिवारी रोजाना बहुजन संवाद पर अलग अलग मुद्दों पर विचार रखते हैं। उनका पिटारा खबरों से भरा रहता है, लेकिन एक जो उत्तर प्रदेश के बारे में संजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद, उन्होंने आरोप लगाया है कि यह जो सरकार चल रही है यह ठगों की सरकार है, और उनके साथ जो साइबर ठगी होने वाली थी, हालांकि उससे वो बच गए, लेकिन कहते हैं कि अब लोगों की मदद करने से भी डर लगने लगा है। तो इस पर भी हम टिप्पणी चाहेंगे आनंद प्रकाश जी तिवारी की, और बाकी बताएं आपके पिटारे में कौन सी खबरें हैं जिस पर आप विश्लेषण करेंगे आनंद प्रकाश जी तिवारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच पिछले सप्ताह को तो मैं खास करके मोदी के लिए सबसे बुरे सप्ताह के रूप में देखता हूँ। एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि जब दिन खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, और कुछ ऐसी स्थिति इस समय दिखाई पड़ रही है। अच्छे दिन का सपना दिखा करके मोदी जी आए थे, और ये हमको लग रहा है कि देश के लिए तो कभी अच्छा दिन नहीं आया, लेकिन उनके लिए भी जो अच्छा दिन अपना इकट्ठा किए थे वो बुरा दिन आ गया है, या कि अब उनके लिए शुरुआत हो गई है। तो हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से ही। पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि ये अपने माँ के तो इज्जत के लिए, अपने माँ के सम्मान प्रतिष्ठा के लिए रोए, भर भर के आंसू रोए। और जिस दिन उनके माँ को अपमानित किया जा रहा था उनके शब्दों में, उस दिन वो वहां पर ठहाका लगा रहे थे रूस और चीन के राजनयिकों के साथ। पता नहीं उनकी बात समझ पा रहे थे कि नहीं समझ पा रहे थे। पूरे देश का उन्होंने मजाक उड़ा दिया। उनके बीच जो जाकर के दांत टूट के खिड़की कर रहे थे, और वहां से यहाँ आते ही उनको बिल्कुल वैसे ही इल्हाम हो गया कि उनकी माँ का अपमान हो गया। जब आप नॉन बायोलॉजिकल हैं तो आपकी कौन सी माँ और कौन सा उसका अपमान। लेकिन उनका अपमान हुआ कहाँ? तो उनका अपमान बिहार में हुआ। ये देश के नेता हैं और तो दुनिया के मतलब सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी माँ का अपमान बिहार में होता है। और वहां बंदी की घोषणा कर दी जाती है कि नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान हुआ है, इसलिए बिहार की माताओं का अपमान हुआ है, बहनों का अपमान हुआ है। और वो उनके लिए भारी पड़ गया। भारी यूं पड़ गया कि 6 घंटे का बंद इन्होंने रखा, और जनता इनके मुंह पर थू थू करने लगी। इनके अपने सहयोगी दल तो आए नहीं इनके साथ, इनके पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर नहीं उतरे। और जो लोग उतरे वो हमारे अंदाज से किराए के टट्टू उतारे गए थे, जिनको पता ही नहीं था कि वो क्यों उतारे गए हैं। शायद उनको उतना अपना उनको भुगतान मिला और अपना एकाएक वो चल दिए और उनकी माता की इज्जत बचाने के लिए आ गए। फल ये हुआ कि वो भी उनके लिए थू की उनकी स्थिति बन गई। और उसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश की एक घटना सामने आई है अभी 2 दिन पहले के फर्रुखाबाद के सांसद हैं मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत की बिटिया, मुकेश राजपूत की बेटी, वो भी कहीं की बहू है, उसको सरेआम सड़क पर उसके ससुर और उसके देवर बल भर पीटते हैं, डंडों से पीटते हैं, लबदों से पीटते हैं, बाल खींच के उखाड़ उखाड़ के मारे जाते हैं। तो जो वहां बिहार में, पर्टिकुलर बिहार में जिसके मां के अपमान के लिए इतना बड़ा उन्होंने किया, उनके अपने सांसद की बहन सुरक्षित नहीं है अपने ससुराल में, और उसको उस तरीके से उसकी प्रताड़ना की जा रही है। और इनके लिए एक और दुखद समाचार हुआ बनारस से कि बनारस से अपना जिस तरीके से राहुल गांधी ने बम विस्फोट किया था, धमाका किया था, अब उनका है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और वो हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले बनारस के लोगों ने मोदी के प्रतिनिधित्व को नकार दिया, और खास करके समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने जाकर के, जो वहां पर सेकंड पाए थे हमारे इंडिया गठबंधन के अपने प्रत्याशी थे अजय राय जी, उनको लोगों ने सांसद घोषित कर दिया। तो अब आज की तारीख में वो जनता के बीच सांसद के रूप में मोदी जी नहीं है, उनको नैतिक अधिकार नहीं बनता है। या तो वो आकर के स्पष्ट करें कि वो कैसे हैं वहां सांसद, और या नहीं तो उनके लिए स्थिति शर्मनाक स्थिति है। और अभी बात हो रही थी ऊंट पर बैठे कुत्ते को वो काटने की, तो ये जिस तरीके से एक छोटी सी घटना हुई और उसमें इन्होंने इनके साथ कोई भी देश नहीं आया, तो इनको कुछ
पता तो है नहीं। इन्होंने इस बीच जाकर के जब इनके यहाँ माँ का अपमान हो रहा था तो ये विभिन्न देशों का भ्रमण कर रहे थे और ये जापान पहुंचे। जापान के बाद ये चीन पहुंचे। चीन के उस सैनिक परेड में इन्होंने भाग लेने की कोशिश की जो कि जापान के विरोध में रखी गई थी। जापान पर विजय के वो संदर्भ में रखी गई थी जो मीटिंग, और वहां जापान में इनके जाते ही जापान के प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये एक जनतांत्रिक अपना तरीका है, प्रक्रिया है। वहां के का वो जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनावों में बहुत ही खराब प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते ये निम्न सदन में भी और उच्च सदन में भी उसकी स्थिति खराब हुई और उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? साहब, अमेरिका से डील करने के बावजूद भी वहां के जनता उससे असंतुष्ट रही, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बाहर आप जाकर के आप कौन सा आप स्थिति करना चाहते हैं, इसकी स्थिति सामने पड़ी। और एक चीज जो अभी जो अपना दिखाई पड़ रही है कि इन्होंने आ बैल मुहिमार उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, अब तो स्पष्ट हो गया है कि धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया था। धनखड़ की क्या स्थिति है आज की तारीख तक कोई उसको स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो आपने तो खुद ही संवैधानिक व्यवस्थाओं को ये संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। और ऐसी हालत में जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं कि धनखड़ को तो आपने हाउस अरेस्ट कर लिया है, अभी आप उनको कुछ बोलने उन्हें नहीं दे रहे, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों वह चीज भी खुलेगी। तो ये तो अपने लिए जेल के सिक्के तैयार करके रखे हैं। और उपराष्ट्रपति पद पर भी सब स्पष्ट बहुमत उनका होने के बावजूद जिस तरीके की गतिविधियां इस बीच हो रही हैं कि 13 तारीख को ये 12 साल में पहली बार मणिपुर के लिए हम लोग बार बार कहते रहे कि वहां जाओ, वहां के लोग घायल हैं, चोटिल हैं, उनका मरहम लगाओ। अब वो जाकर के 13 तारीख को ये मणिपुर जा रहे हैं और 26 तारीख को अपनी जगह ये यूएनओ में ये जयशंकर जी को भेज रहे हैं। और जो आदमी इतना इवेंट मैनेजमेंट के पीछे रहता है कि हर जगह अपनी फोटो खिंचाने से, माला पहनने से वो चूकता नहीं है। 17 सितंबर को इनकी वर्षगांठ है, 75 साल के होने जा रहे हैं। और आज की तारीख तक कहीं कोई स्थिति नहीं है कि 17 तारीख को क्या करेंगे, माला पहनेंगे, केक काटेंगे, बाकायदे इनकी विदाई होगी, क्या होगी, कहीं कोई अता पता नहीं है। इस बीच कल यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए तो इनका कैंडिडेट और रामाकृष्णन को जीत जाना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो जीत भले ही जाए, अगर वो जीत भी जाता है तो वह जीत कोई माने नहीं रखेगी। और पहली बात तो वो जीतने नहीं जा रहे हैं। जो स्थितियां हैं अभी आज की तारीख में 4 दल एनडीए के उनसे अपना विधिवत समर्थन वापस ले चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि हम उनके साथ जाएंगे। अब सारी चीज निर्भर करती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सांसदों पर। अगर जरा सा भी उनके अंदर की आत्मा अगर उनकी जागी तो इनकी हार सुनिश्चित है। और उपराष्ट्रपति में इनकी हार मतलब समाजवादी विचारों की जीत होगी, समाजवादी सिद्धांतों की जीत होगी, समाजवादी जीवन मूल्यों की जीत होगी। क्योंकि सीपी कृष्णा जो हैं, रामकृष्णा जो हैं, ये बिल्कुल उस पद के लिए या देश में जिस तरीके का सभापति होना चाहिए राज्यसभा में, उसके लिए सबसे उपयुक्त आदमी है। तो अगर उनका चयन हो जाता है तो यह भी एक तरीके का टर्निंग पॉइंट होगा अपने भारत की राजनीति के लिए। और निश्चित रूप से हम सब लोगों की अपेक्षा होगी, आकांक्षा होगी कि उनकी जीत वहां सुनिश्चित हो। इन शब्दों के साथ आगे सुनीलम जी। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ गए हैं। सुनीलम जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एसआईआर पर और उसने आधार कार्ड को मान्यता दे दी है, 12वें प्रूफ के रूप में माना है। लेकिन उसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या सुदर्शन रेड्डी की जीतने की संभावनाएं आपको दिख रही है, जैसा अभी तिवारी जी ने बोला? डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया मंत्री जी। बिहार के अंदर एसआईआर का मुद्दा मुख्य मुद्दा बन गया था और उसी का दबाव में जो है ये फैसला हुआ। और जो है ये फैसला तो पहले से ही आधार कार्ड को माना गया था। उन्होंने पहले
सुझाव तो नहीं दिया था लेकिन टिप्पणी की थी, लेकिन अपने ही टिप्पणी के साथ में खड़े होने में आगे पीछे सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, तो वो खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारी उसके अंदर आशंकाएं बाकी हैं, क्योंकि अब जो और सारी चीजें आ रही हैं, वो 65 लाख जो मतदाता हैं उनका क्या होने वाला है वो 1 तारीख को मालूम पड़ेगा जब फाइनल लिस्ट उसकी आएगी। तो एक बात तो ये है। दूसरा, सुदर्शन रेड्डी जी के मामले के अंदर अभी सब तरीके से प्रयास जारी हैं और जो सरकार है वो बहुत नर्वस है। इससे पता चलता है कि ये सरकार अल्पमत में चल रही है और अवैधानिक सरकार है। जिस तरीके के सब डाटा निकल के आ रहा है, और अभी हाइड्रोजन बम तो बाकी है, उससे और भी क्लैरिटी बनेगी देश के अंदर कि इलीगली इस सरकार को बनाया गया। मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी समाजवादी आंदोलन का 90 वर्ष पूरे होने के ऊपर समाजवादी एकजुटता सम्मेलन पुणे के अंदर होने जा रहा है। उसका मैं चाहूंगा दर्शकों से कि बहुजन संवाद के ऊपर आज 8 बजे उस प्रोग्राम के पूरे जो डिटेल्स हैं वो जो है आपको जानकारी मिलेगी। तो उस कार्यक्रम की डिटेल्स जरूर आप देखें। समाजवादी आंदोलन पर प्रदर्शनी है, समाजवादी आंदोलन के ऊपर कई किताबों का लोकार्पण है। जो आज की चुनौतियां हैं, मुख्य तौर पर जो आर्थिक चुनौतियां और विकल्प है, और सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो देश के आंदोलन हैं उसको लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, तमाम सारे जो संविधान के ऊपर और लोकतंत्र पर जो आसन्न खतरे हैं, इस सब के ऊपर चर्चा होनी है। और देश के तमाम सारे समाजवादी, रामजी लाल सुमन जी से लेके माता प्रसाद पांडे जी और पूरे देश में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, समाजवादी संस्थाएं भी जो हैं, उनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र सेवा दल के द्वारा, यूसुफ मेहरअली सेंटर, एहसान जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन, समाजवादी समागम और महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि, तो उसके अंदर सभी साथी उसमें आमंत्रित हैं। इसके साथ में ये है कि एक 29 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक एक यात्रा तुषार गांधी जी के नेतृत्व में निकलने वाली है। नागपुर से वो शुरू होगी, संविधान सत्याग्रह यात्रा। जो यात्रा वर्धा तक जाएगी, उसके अंदर 150-200 तो स्थायी साथी चलने वाले हैं पदयात्रा में। 90 किलोमीटर की पदयात्रा है, तो उसमें भी जो साथी शामिल होना चाहिए उनको भी संपर्क करना चाहिए। इसके साथ साथ 2 अक्टूबर से आपको मालूम है कि सर्व सेवा संघ के द्वारा एक पदयात्रा की जा रही है और ये दिल्ली तक जाएगी। ये 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर पहुंचेगी। उसका पूरा रूट बना हुआ है। मैं, जो हमारे बहुजन संवाद के दर्शक हैं, उसमें बहुत सारे समाजवादी हैं, उसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जन आंदोलन के साथी हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि उस पदयात्रा को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जहां कुछ संभव हो उसके अंदर शामिल होने का काम भी उन्हें करना चाहिए। 2-3 बातें और। सबसे महत्वपूर्ण बात पंजाब को लेकर के है। संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग थी उसको स्थगित कर दिया गया है। जनरल बॉडी की मीटिंग थी अभी, कल जो है सेक्रेटरीट की मीटिंग थी, क्योंकि जो हालात हैं उसके अंदर सभी संगठन बहुत सक्रिय हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों से कि एक तरीके से ये टेस्ट है, पूरे देश का टेस्ट है। पंजाब ने जो कुछ किया इस देश के लिए, उसको देश कैसे रेसिप्रोकेट करता है, ये हर जो देशवासी है उसको बताना है। केंद्र सरकार को भी बताना है, दूसरी राज्य सरकारों को भी बताना है, क्योंकि पंजाब ने जो कुछ पूरे देश को दिया है, अब जब संकट का समय है, जब लाखों एकड़ जमीन डूब गई है और जो है लाखों मवेशी और तमाम सारी चीजें जब बर्बाद हो गई हैं, तो लोगों को खुल करके सामने आना चाहिए और जो भी कुछ संभव है वो राहत वगैरह देना चाहिए। अब इसके अंदर एक खास बात ये है कि किसानों का जो है वो लोन माफ किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इसको लेकर के आंदोलन चला रहे हैं कि मतलब जो लोगों को अपने घरों की किस्तें देनी है, तमाम सारे लोगों को जो लोन्स उन्होंने लिए हुए हैं उसकी किस्तें देनी है, उनको जो है सरकार को रद्द करना चाहिए। उसके लिए स्पेशल पैकेज देने का काम जो है सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए कि जो तत्काल रिलीफ जो है वो वहां पर मिल सके। इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी एक बड़ा आंदोलन जो है वो अभी शुरू किया गया है। जो
पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय जलवायु और पर्यावरणीय मंच या NAPM का मंच है, अरावली जो चिड़ियाघर सफारी मार्ग बन रहा है 10,000 एकड़ का। मतलब ये है, आप समझिए कि पूरे देश के अंदर क्या स्थिति है कि लोगों को विस्थापित करने का पूरा एनवायरनमेंट को बिगाड़ने का, लेकिन वो इस तरीके से करते हैं, कॉमर्शलाइज करने की बात है, उसका जो है विरोध चल रहा है अरावली के क्षेत्र के अंदर। लेकिन वहां पर एक जैव विविधता का 400 एकड़ के ऊपर पार्क बना है। वहां के लोगों का कहना है कि जैव विविधता को बढ़ाए जाने के लिए जो है इस दिशा के अंदर वहां पर सरकार को मूव करना चाहिए। मेरे पास ये भी जानकारी आई है कि देश के अंदर आपको मालूम है मछुआरे जो हैं वो बड़े ट्रॉलर्स से बहुत परेशान हैं। कॉरपोरेट ने भी एक तरीके से फिशरीज को टेक ओवर कर लिया है। छोटे मछुआरे जो हैं उनके पास में एक तरीके से रोजगार पूरा ठप हो गया है। तो अभी एक श्रीलंका के अंदर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो फिशरमैन्स यहाँ के भी जो यूनियंस हैं जो हम लोगों के साथ में काम करते हैं NAPM के साथ में, वो भी उसके अंदर उन्होंने शिरकत करने का काम किया है। एक उदाहरण की बात है, हमारे एक मित्र हैं उमेश तिवारी जी, उनका बेटा बहुत ही यंग एज के अंदर न्यायाधीश था, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। अब उन्होंने उनकी जो स्मृति के अंदर एक ऋषिकेश रत्न अलंकार समारोह शुरू किया और उसके अंदर कोई पब्लिक भाषण नहीं कराया। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान और कला के जो कलाकार थे उन लोगों को जो है वहां पर सम्मानित करने का काम किया, उनकी प्रस्तुति देने का काम किया। मेरा कहना यह है कि हम जब अपने लोगों को याद करते हैं, किस तरीके से याद किया जाए, इसका ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। ये कार्यक्रम सीधी के अंदर हुआ और उन्होंने उसमें एकेडमिक के तौर पर जो है मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है इसका जब तक विकल्प नहीं दिया जाएगा तब तक ये जो पूरे गुलामों की फैक्ट्री बन गई है, पूरी शिक्षा व्यवस्था बंद नहीं हो सकती। इसके ऊपर चर्चा हुई। इस तरीके की तमाम सारे जो है बातें हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया मंत्री जी। धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। आपने जो जानकारियां दी है, निश्चित रूप से 90 साल का बड़ा अभियान होगा और पूना के अंदर जो सम्मेलन होगा उसमें कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय होंगे जो समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आजकल जो समय भी हमारा हो रहा है, आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। हम आभारी हैं डॉक्टर सुनीलम के, डॉक्टर गुरनाम सिंह जी के, राकेश रंजन जी के, आराधना भार्गव जी के, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के और डॉक्टर सलीम खान जी के, जिन्होंने आज की इस चर्चा को सार्थक बनाया। हर मुद्दे पर, देश और दुनिया के मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। बहुजन समाज के श्रोताओं को सोचने के लिए मुद्दे दिए। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मिलेंगे सप्ताह की बात के साथ, पूरी सप्ताह की घटनाओं पर। मंत्री जी बस एक बात कहना चाहता हूं मैं, दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि निरंजन टकले जी का एक इंटरव्यू हम लोगों ने किया जो सप्ताह की बात, मुझे लगता है कि हमने जितने भी आज तक इंटरव्यूज किए हैं उसमें वो वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज है। उसको देखना चाहिए। उसमें जस्टिस लोया की हत्या को लेकर के, मालेगांव के ब्लास्ट को लेकर के, पूरे आरक्षण को लेकर के तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पर आपकी जानकारी में नहीं होंगी, आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए जरूर देखिए। और हम ये जो पूरा सम्मेलन चल रहा है पुणे का, इसको लेकर के रोज 7 बजे भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम सारे जो समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे उनके बारे में हमारे जो साथी हैं वो बतला रहे हैं। आप भी उसको जरूर जानिए और सभी को शेयर भी जरूर कीजिए। जी धन्यवाद सूचना के लिए। सभी दर्शकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है 90 साल को लेकर, निश्चित रूप से आने वाले 10 साल जब हम सदी मनाएं समाजवादी आंदोलन की, तब तक वापस से डॉक्टर